अब आवाज आ रही है? ये आप देख रहे हैं, हम में से कोई भी तब पैदा नहीं हुआ था जब ये पिक्चर बनी थी। साहिब, बीबी और गुलाम, गुरुदत्त की पिक्चर थी, लेकिन जिस पिक्चर की मैं बात दत्त की है, गुरुदत्त की नहीं। वो भैया शांति प्लीज। वो जो विश्व गुरु बनने चला था, विश्व चेला बन गया, और सुना है आज उनको अनुमति मिली वेस्ट एशिया क्राइसिस पर, पश्चिम एशिया में जो संकट है उस पर आज लोकसभा में बोलने की। 23 दिन बाद साहिब और बीबी ने गुलाम को अनुमति दी कि वो लोकसभा में आज बोलें। पिछले कई दिनों से हम और आप विश्लेषण कर रहे थे, अगर हमारी विदेश नीति इस तरह की ढुलमुल नहीं होती, कमजोर नहीं होती, कायराना नहीं होती, तो भारत कितने बड़े नुकसान से बच सकता था। हम कभी ये नहीं कह रहे, न कभी कहा, न कभी कहेंगे नरेंद्र मोदी जी से, गुलाम से, कि आप ईरान की तरफ झुक जाइए। हम सिर्फ और सिर्फ इतना कह रहे हैं, कहते आए हैं, और आपसे, इस देश से, पूरे विश्व को उम्मीद भी यही थी कि आप सीधे खड़े रहिए, कि आप नियम आधारित व्यवस्था पर चलिए, रूल्स बेस्ड ऑर्डर पर चलिए, क्योंकि हिंदुस्तान हमेशा नियम आधारित व्यवस्था का हिमायती रहा है। अगर आप नियम आधारित व्यवस्था पर चलते तो आप सीधे सीधे कहते कि ये जंग गैर कानूनी है। यूनाइटेड नेशंस के चार्टर भी हैं, नियम बने हुए हैं, कौन सी जंग कानूनी होती है, कौन सी गैर कानूनी होती है, उसके नियम हैं। आपने वो हिम्मत नहीं जुटाई। आप सीधे तो दूर छोड़िए, आप बिछ गए, लेट गए, नतमस्तक हो गए, साष्टांग दंडवत प्रणाम करने लगे साहिब और बीबी को। मुझे याद है, प्रधानमंत्री जापान की यात्रा पे गए, लौटे और 24 घंटे में जापानीज प्राइम मिनिस्टर का इस्तीफा हो गया। तब भी हमने आवाज उठाई कि आपकी क्या इंटेलिजेंस है, क्या आपको इनपुट्स मिलते हैं आपके मंत्रालय से। अब इजराइल गए, 48 घंटे में इजराइल ने भारत के एक पुराने दोस्त पे हमला किया, गैर कानूनी हमला किया। अमेरिका और इजराइल ने, साहिब और बीबी ने। और गुलाम एक चमकता हुआ मेडल, जिस मेडल का ना कोई पहले इतिहास था, ना कोई भविष्य है, इजराइल ने इन्हीं की यात्रा के लिए बनाया, इनको खुश कर दिया। चमकता हुआ मेडल लिए घूम रहे हैं, इठला रहे हैं, मन डोले मेरा तन डोले। ये गुलाम ने किया है, और इसका खामियाजा क्या है, इस देश को क्या भुगतना पड़ रहा है। आज 50% जो घर हैं हिंदुस्तान के, सिलेंडर की कमी है। अभी जब मैं आ रहा था तो हमारे साथियों ने मुझे बताया कि जो सिलेंडर का वजन 14.2 किलो होता है, अब उसको 10 किलो कर रहे हैं। ये गुलाम की देन है। बड़े बड़े उद्योग, छोटे उद्योग बंद होने की कगार पे हैं। कितने रेस्टोरेंट, कितने होटल बंद होने की कगार पे हैं। मोरबी के टाइल्स के जो इंडस्ट्री है, उसकी हालत जाकर देखिए। देश का कोई कोना ऐसा नहीं बचा कि गुलाम की गलतियों का खामियाजा जिसने नहीं भुगता हो। 60,000 मेट्रिक टन बासमती चावल जो भारत एक्सपोर्ट करता है, अटका हुआ है समुद्र में। अगर गुलामी नहीं करता साहिब और बीबी की, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमारे लिए खुला रहता, निर्बाध रूप से खुला रहता। हमें उनकी शर्तें नहीं माननी पड़ती। आपको ये अच्छी तरह से ज्ञान है, लेकिन मैं फिर भी दोहराऊंगा कि भारत जो ईरान से तेल खरीदता आया था, बार बार मुझे था बोलना पड़ रहा है,
वो भारतीय करेंसी में खरीदता था, डॉलर्स में नहीं खरीदना पड़ता था। ये हमारे रिश्तों की समृद्धि थी, ये हमारे रिश्तों की ताकत थी कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज पे प्रेशर नहीं पड़ता था। हम भारतीय करेंसी में ईरान से तेल खरीदते थे, वो पैसा भारत के बैंकों में जमा होता था और जो वो हमसे ट्रेड करते थे उसमें एडजस्ट हो जाता था। सुना है 8 देशों से अब ईरान नेगोशिएशंस कर रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो व्यापार होगा, उसके जरिए जो सामान आएगा, उसको लेकर उन 8 देशों में हम भी हैं। और सुना है कि अब ये 8 देश चाइनीज करेंसी खर्च करके सामान लेंगे, युआन खर्च करके सामान लेंगे। ये गुलाम ने हासिल किया इस देश के लिए। हमारे लाखों लोग गल्फ के देशों में, खाड़ी देशों में काम करते हैं, रेमिटेंस आता है वहां से। गुलाम ने यह नहीं सोचा, जिनके लिए कहते थे पापा ने वॉर रुकवा दी, यूक्रेन से हमारे लोगों को वापस लाया, कहां है पापा? हमारे खाड़ी देशों में जो भारतीय हैं उनको कब लाओगे? उनके बारे में सोचे बगैर मेडल लेने आप चले गए अपने मालिक के पास। मैंने सिर्फ यहां साहिब, बीबी और गुलाम लिखा है। साहिब और बीबी के पीछे एक और बड़े साहब हैं, एप्स्टीन नाम है उनका, उनका जिक्र हम बार बार करते रहेंगे। हमें क्या पड़ी थी, क्या मजबूरी थी, क्या कमजोरी थी, कौन सी कमजोर नस थी, कौन सी ईडी थी, कौन सी सीडी थी, कौन सा वीडियो था कि हम यहां बिछ गए, सीधे नहीं खड़े रह पाए, हर घर को नुकसान पहुंचाया, हर व्यापार को नुकसान पहुंचा। जेम्स एंड ज्वेलरी, गरम मसाले, चावल, केले, अंगूर, कौन सा ऐसा किसान नहीं है जो आज परेशान है गुलाम की गुलामी की वजह से। फर्टिलाइजर, यूरिया, ये सारे आंकड़े हम आपको दे चुके हैं। ये सारे, हर किसान, हर मिडिल क्लास, रूरल, अर्बन, सब जगह गुलामी की कीमत हम लोग अदा कर रहे हैं। 5,000 रुपए का ब्लैक चल रहा है सिलेंडर पर। जो इंडस्ट्रियल डीजल है 22 रुपए से उसकी कीमत बढ़ा दी गई। जो प्रीमियम पेट्रोल है 2 रुपए बढ़ा दी गई। और हम दावे के साथ कह रहे हैं चुनाव खत्म हो जाने दीजिए, कैसे कीमतें बढ़ती हैं दिखाएंगे आपको। ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव तक रुके हुए हैं। इसमें भी हम बार बार कह चुके हैं कि आपने जो 28 लाख करोड़ अर्जित किया पिछले 12 सालों में पेट्रोल और डीजल पर सेस लगाकर, अब तो कम से कम वो राहत उपभोक्ता को दिलवाइए। नहीं दिलवाएंगे, ये भी आप लिख लीजिए। एयरलाइंस के ऊपर से कैप हट गया, देखिए कैसे बेतहाशा कीमतें बढ़ेंगी। इंडिगो, आकाशा, हर एयरलाइन की, एयर इंडिया, सबकी। ये सब इस पिक्चर की वजह से साहिब, बीबी और गुलाम। जरूरत क्या थी साहब आपको ये बेसिर पैर बात करने की? फादरलैंड, मदरलैंड, क्या था? वाहियात बात, मजाक भी ऐसा कि वाहियात मजाक। ये खीखी खीखी करके आप घूमते फिरते हैं पूरे विश्व में, लोग हंसते हैं आप पर। आपको आभास है कि आपकी क्या छवि बन गई है पूरे विश्व में? और ये छवि आपकी नहीं, माफ कीजिएगा, देश की खराब कर रहे हैं आप। ये खीसे निपोर कर विदेशों में जा जाकर लोगों से गले जबरदस्ती मिल मिलकर क्या हासिल किया साहब आपने? हमने आपको 15-20 दिन पहले जब ये जंग शुरू हुई, खास तौर पे जंग शुरू होने के बाद हमने कहा साहब निंदा कीजिए, नहीं की, हिम्मत नहीं थी। न साहिब के सामने हिम्मत, न बीबी के सामने हिम्मत। हमने फिर आपको कहा कि आयतुल्लाह खामेनेई की हत्या हुई है साहब, शोक के 2 शब्द बोलिए प्रधानमंत्री के मुंह से। आज तक शोक के 2 शब्द नहीं निकले। फिर दोहराते हैं, मत झुकिए ईरान की तरफ, सीधे तो खड़े रहिए। और अगर सीधे खड़े रहेंगे तो निंदा भी करेंगे, शोक भी व्यक्त करेंगे। और जैसा एक सभ्य देश की सभ्य विदेश नीति होती है, उसका सम्मान करेंगे।
यहां तो आप साहब अपना भी अपमान कर रहे हैं, अपनी कायरता के, आपकी कायरता के चर्चे पूरे विश्व में हो रहे हैं। 85% गैस जहां से आता है वो रास्ता ब्लॉक हो गया आपकी इस गुलामी की वजह से, आपकी इस कायरता की वजह से। मैंने आपको बताया, पहले भी बताया, हम कई बार बोल चुके हैं, हम परमाणु निरीक्षण अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के 2 बार कर चुके हैं, 2 से ज्यादा बार कर चुके हैं। यह ताकत थी। बांग्लादेश बनाते वक्त भी आंखों में आंखें डाली थी हमने। क्या मजबूरी है आपकी? मैं फिर जानना चाहता हूं, हम सब जानना चाहते हैं, आपकी ऐसी कौन सी सीक्रेट्स अमेरिका के, एप्स्टीन के या इजराइल के पास या तीनों के पास हैं कि आप देश हित में सोचना भी बंद कर चुके हैं, सही कदम उठाना बंद कर चुके हैं। ब्रिक्स के अभी आप चेयर कर रहे हैं ब्रिक्स को, हिम्मत दिखाएंगे? हम बार बार ये दोहराते हैं, हिम्मत दिखाइए। एक विश्व को एक नैतिक नेतृत्व की आवश्यकता है जो हमेशा भारत ने दिया है। आप में वो हिम्मत क्यों नहीं आ पा रही? जब आइरिस डेना को हमारे आंगन में अमेरिका ने टॉर्पीडो किया हिंद महासागर में, हम खामोश रहे। हमने फिर कहा निंदा कीजिए, हमने फिर पूछा आपसे कि न्यूक्लियर सबमरीन आपके पड़ोस में आ गया और आपको क्या जानकारी नहीं थी? और जानकारी थी तो आप चुप रहे। ये गुलामी नहीं है तो क्या है, हमें बताइए। एक छोटा देश, सम्मान के साथ कह रहा हूं, लेकिन एक छोटा देश श्रीलंका हिम्मत दिखाता है, कहता है अमेरिका को हम आपको अपने बेस नहीं यूज करने देंगे। और हम एक पहाड़ सा देश है, बड़ा देश है, ताकतवर देश है, 75 साल से एक ताकत, एक गुडविल, हमने एक नाम कमाया है, और हम हिम्मत नहीं जुटा पा रहे अमेरिका को एक बार आंख दिखाने की कि हमारे इंडियन ओशन में आकर आपने हमारे मेहमान को क्यों मारा। हम हिम्मत नहीं जुटा पाए ये बोलने की कि 168 स्कूल जाती बच्चियों को आपने मार दिया है, ये गलत किया है। हम ये हिम्मत नहीं जुटा पाए। क्यों? क्योंकि गुलाम डरता भी है। गुलाम इसीलिए है क्योंकि गुलाम डरता है, और गुलाम डरता इसीलिए है कि गुलाम की कुछ कमजोर नस साहिब और बीबी दोनों के पास है। क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री की कमजोरी के चलते हम देश को कमजोर होने देंगे? हम ये उम्मीद करते हैं कि आज हम जो यहां सवाल जो उठा रहे हैं, गुलाम के पास अभी है आधा घंटा, 33 मिनट है, पूछ ले साहिब से और बीबी से, क्या जवाब देंगे? क्या इन सवालों के जवाब देंगे? राहुल जी ने लगातार कोविड से पहले, जीएसटी से पहले, नोटबंदी के बाद लगातार चेताया था कि संकट आएगा। आप हंसी उड़ाते थे उनकी। राहुल गांधी ने फिर से आपको चेताया है कि बहुत बड़ा भीषण संकट एनर्जी में, ऑयल में, व्यापार में, अर्थव्यवस्था में आ रहा है। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है साहिब और बीबी की वजह से गुलाम के मुंह से आवाज नहीं निकलेगी। आज भी लोकसभा में आप ये देखिएगा, जवाब नहीं होंगे। हम ये जानना चाहते हैं, आज जवाब दीजिए कि आपने निंदा क्यों नहीं की थी, आपने शोक क्यों नहीं जताया था, आप क्यों इजराइल के सामने झुक गए, आप क्यों बिछ गए, आपने क्यों देश के हितों के साथ समझौता किया? इसका जवाब आज हम उम्मीद करते हैं आप दीजिए, अगर हिम्मत है तो। लाग लपेट मत कीजिएगा कि हमारी 2 शिप्स आने दी, हमारी 3 शिप्स आने दी। चीन और रूस के लिए निर्बाध रूप से खुला रहा पिछले 23 दिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, हमारे लिए नहीं था। ईरान की एम्बेसी ने भारतवासियों को शुक्रिया अदा किया है, कंट्रीब्यूशंस के लिए, डोनेशंस के लिए, दवाइयों के लिए। हम देख रहे थे कश्मीर की छोटी छोटी बच्चियां अपनी इयररिंग्स दे रही थी। सरकार को धन्यवाद नहीं दिया, भारत को धन्यवाद दिया। और जो राहत वो दे रहे हैं
वो भारत को देना चाहते हैं, क्योंकि इस रिश्ते का एक इतिहास रहा है। ये दो सभ्यताओं का रिश्ता रहा है। सरकारें आती जाती रहती हैं, कभी कभी ऐसी नामाकूल सरकारें भी आ जाती हैं, ऐसे गुलाम लोग भी प्रधानमंत्री बन जाते हैं, लेकिन फिर भी जो बड़े देश हैं, बड़ी सभ्यताएं हैं, पुरानी सभ्यताएं हैं, वो अपने रिश्ते कायम रखना जानती हैं। बधाई देते हैं हम इस देश के करोड़ों लोगों को जिन्होंने संकट की इस घड़ी में ईरान का साथ दिया, सरकारों के बावजूद दिया। जो डिसरप्शंस आ रही हैं मिल्क सप्लाई चेन की, आने वाले 10 दिन में अगर एलपीजी शॉर्टेजेस ऐसे ही चलती रही तो दूध की पैकेजिंग पे नुकसान होगा और दूध की किल्लत महसूस होगी। ये सब आपको वहां नहीं सुनाई देगा आज लोकसभा में। इन सब असली मुद्दों पर आपको कुछ नहीं मिलेगा लफाजी के अलावा, लेकिन इसलिए हम लोकसभा में वो बोलें उससे पहले हम ये सवाल पूछना चाहते हैं, क्या करेंगे आप 60,000 मीट्रिक टन चावल का जो अटका हुआ है? क्या आप गरम मसाले के जो व्यापारी हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको क्या जवाब देंगे? केले, अंगूर, हल्दी, ये सब परेशान घूम रहे हैं। और जेम्स एंड ज्वेलरी तो इनके अपने राज्य में बहुत बड़ा संकट है। 3,000 एमएसएमईज कर्नाटका में तबाह हो रही हैं इस 23 दिन के युद्ध में। 3,000, 15,000 एमएसएमईज जो ऑटोमोटिव सेक्टर, गारमेंट सेक्टर, फुटवेयर सेक्टर पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ रहा है, वो बंद होने की कगार पर है, क्योंकि एलपीजी और सीएनजी की शॉर्टेज है। मंत्री संसद में कहते हैं 74 दिन का गैस है, सोर्सेस के माध्यम से कहते हैं 25 दिन का गैस है। हमें नहीं मालूम सोर्सेस सही है या मंत्री सही है। कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई स्ट्रेटेजिक प्लानिंग नहीं है, कोई स्टैंड नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई जवाब नहीं है। क्या बोलोगे, किस मुंह से बोलोगे लोकसभा में? हमारी 37 जहाज, 1,109 सेलर्स और 10,000 करोड़ के सामान अभी फंसे हुए हैं। पिछली बार जब मैं आया तब मैंने आपको एक आंकड़ा दिया था, आज का आंकड़ा यह है। हमारा शेयर मार्केट 48 लाख करोड़ डूब चुका है शेयर मार्केट में पिछले 23 दिनों में। नुकसान सबको हो रहा है, गुलाम को छोड़ के सबको नुकसान हो रहा है। और जो हम बार बार इनको कहते आए, याद दिलाते आए कि साहब आपका राजधर्म यह है कि आप निंदा करिए, आपका राजधर्म यह है कि आप शोक व्यक्त करिए, इन्होंने नहीं मानी और उसका खामियाजा आपके सामने है, भुगत रहे हैं सब। पूरे विश्व को मालूम था कि वेस्ट एशिया में संकट बढ़ रहा है, जंग कभी भी हो सकता है, आप फिर भी दौड़े दौड़े गए। क्यों गए हमें नहीं मालूम। पेगासस 2 लाने गए, पेगासस 3 लाने गए, क्या करने गए इजराइल हमें नहीं मालूम। जो दिखा वो ये था कि एक दांत आपके यूं दिख रहे थे, एक मेडल चमक रहा था, बस यही दिखा हमें। देश को जो नुकसान हो रहा है वो अब पूरा विश्व देख रहा है। आपके सवाल। सर, आपने गैस की चिंता दिल्ली में भी बिजली के दामों पर जो है इजाफा होगा, सरचार्ज जो है बढ़ाया जा रहा है, वसूला जाएगा, उसको किस तरह से देखते हैं? मैं आपको कह रहा हूं, ये शुरुआत है। हर क्षेत्र में आपको इन्फ्लेशन होती हुई दिखेगी। ये तो भला हो उन सब लोगों का जो 1 नेशन 1 इलेक्शन में विश्वास नहीं रखते, नहीं तो ये कीमतें अभी बढ़ चुकी होती फरवरी में ही। ये 1 नेशन 1 इलेक्शन नहीं है, इसलिए 5 चुनाव अभी हैं तो कीमतें नहीं बढ़ा पा रहे हैं। देखिए चुनाव खत्म होने के बाद क्या करते हैं। हेलो पवन जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सीसीएस की बैठक कल हुई थी और पश्चिमी एशिया में जो हालात अभी हैं उसको लेके चर्चा वहां पे की गई, रणनीति बनाई गई। 2 बजे के आसपास प्रधानमंत्री सदन में जवाब भी देंगे और उसके बाद तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं वो बाहर मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और जानकारी देंगे कि क्या स्थिति अभी भारत की है। तो क्या कहेंगे, क्योंकि आप लगातार आरोप लगा रहे हैं लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीसीएस की अब बैठक भी कर रहे हैं। आग लगने के बाद कुआं खोदना
ये कहां की रणनीति होती, जरा मुझे बताइए। आग लगने से पहले तो जो आग लगाने वाले हैं आप उनके वहां जा रहे हो, उनसे मेडल ले रहे हो, उनको कह रहे हो वी स्टैंड विद इजराइल। करिए जाकर स्टैंड विद इजराइल, लाइए इजराइल से एलपीजी, सीएनजी, एलएनजी तेल लाइए ना। तो अब जब आग लग चुकी है, अब जब हर जेब को नुकसान होना शुरू हो चुका है, मोरबी की टाइल्स वाले हों, कर्नाटका के गारमेंट्स वाले हों, सब तबाही के कगार पर खड़े हों, अब कह रहे हैं साहब सीसीएस की बैठक है, क्या हासिल करोगे? जवाब तो दीजिए। क्या युआन में पेमेंट करोगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने के लिए? अमेरिका कहता है ईरान से तेल मत खरीदो, जी सर नहीं खरीदेंगे सर। अमेरिका कहता है रशिया से तेल मत खरीदो, जी सर नहीं खरीदेंगे सर। नहीं अब 30 दिन के लिए खरीद लो, जी सर खरीद लेंगे सर। यह है भारत की साख। करिए ना सीसीएस, करते रहिए, रोज करिए सीसीएस, क्या मिल जाएगा देश को? मैं कह रहा हूं आपको, साहिब और बीबी के डिक्टेशन के बाद आज ये लोकसभा में बोल रहे हैं। मिस्टर खेरा दिस साइड सर, आप पूछ लीजिए, आप पूछ लीजिए। सर कल बैठक हुई थी, बैठक के दौरान ये भी डिसाइड किया गया कि 20% सभी राज्यों में अधिक गैस दी जाएगी जो किल्लत हुई है। साथ ही जो ब्लैक मार्केटिंग हो रही है इस पर भी सभी अधिकारियों को ध्यान देने के लिए बोला गया। तो इसको आप किस तरीके करेंगे? क्या, कहां से लाएंगे एडिशनल गैस? कहां से लाएंगे? जो 2 जहाज आए जिनके बारे में बड़ा अपनी पीठ थपथपा रहे थे, वो कितने दिन की गैस थी उसमें? अब आप टेक्सास से ला रहे हैं साहब, कितने की आ रही है? ये सब जवाब तो देना पड़ेगा ना आपको। सोर्स तो बताइए, कहां से ला रहे हैं, कितने में ला रहे हैं, उपभोक्ता पर क्या नुकसान होगा, ये सब जवाब आपको देने होंगे। क्या आज आप देंगे लोकसभा में जवाब? क्राइसिस पर 2 बड़े इशू निकल के आ रहे हैं। पहला कि रिपोर्ट्स आ रही हैं कि देश में फर्टिलाइज़र का बड़ा इशू आने वाला है, उसकी कीमतें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि जो हम फर्टिलाइज़र इंपोर्ट करते हैं वो उन्हीं नेचुरल ऑयल से निकलता है जहाँ जिनसे ऑयल बनता है, जो ऑयल होते हैं, तो उसी रास्ते से आता है हॉर्मुज स्ट्रेट से। दूसरा, चीन भी जो है इसी क्राइसिस की वजह से जो नाइट्रोजन एक्सपोर्ट करता है उस पर रोक लगा रहा है, तो उसकी वजह से फर्टिलाइज़र के रेट बहुत बढ़ने जा रहे हैं। पहला, इस पे आपका स्टैंड। दूसरा, अभी हाल ही में हमने, जैसे पिछले कुछ दिनों में हमारे बांग्लादेश के साथ जो है संबंध रहे हैं हमारी कंट्री के, बावजूद उसके हमने हाल ही में इस क्राइसिस में बांग्लादेश को जो है बहुत बड़ा एक अमाउंट में डीजल भेजा था, पेट्रोलियम भेजा था। तो उस पे कांग्रेस पार्टी का क्या है? हम कह ही चुके हैं कि जब आपको वोट लेने होते हैं आप बांग्लादेश बांग्लादेश घुस गए बांग्लादेशी कहते रहते हो। संकट की घड़ी में आप फ्रेंडशिप ट्रीटी है आपकी, उसमें आप भेज रहे हो डीजल। यही किसी और सरकार ने किया होता तो पूरी आईटी सेल सब कुछ सड़क पर होते ये लोग। खैर, जो फर्टिलाइजर है, हम 25% फर्टिलाइजर गल्फ कंट्रीज से लेते हैं, खरीदते हैं, वो अब रुक गया है। हम 40% यूरिया और फॉस्फेट फर्टिलाइजर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है हमारा, रुक गया है। अब इसका जवाब पूछिए लोकसभा में। कल तो सीसीएस की बड़ी बैठक हुई थी, काफी जो इनका भोंपू मीडिया है शुरू हो गया था साहब, प्रधानमंत्री ने जायजा ले लिया। अरे साहब क्या कमाल कर दिया, जायजा ले लिया 23 दिन बाद आपने। आज भी यही कुछ होगा, आज ढोल नगाड़े होंगे, शाम को डिबेट्स नहीं होंगी, आज ढोल नगाड़े बजेंगे। मिस्टर खेरा, हमारा स्टैंड तो सीधा सीधा है साहब। हम पूछ रहे हैं आपने ये प्लानिंग क्या की? बांग्लादेश पे हमने सवाल पूछा, भाई या तो आप बांग्लादेशी करना बंद कर दीजिए। असम में, झारखंड में, दिल्ली में, छत्तीसगढ़ में जहां इलेक्शन हो बांग्लादेशी पहले शुरू हो जाता है, बांग्लादेशी आ गए, बांग्लादेशी आ गए। और फिर एसआईआर में मालूम पड़ता है बिहार का भी एक भी नहीं मिला। तो ये दोगलापन इनका रोज एक्सपोज होता है, खुद एक्सपोज करते हैं। Mr. Khera, you have listed several sectors, industries which are hit reportedly by this ongoing conflict in West Asia. A relief package of 20 lakh crore rupees was announced by Modi government during COVID pandemic. Would you want government to take such relief measures to give respite to the common people? Well, what we've always wanted was something that they did not agree with. If they had agreed to that, we would not have reached this situation where 11 crore children across 10.35 lakh schools will not get midday meal.
under the PM Poshan scheme because of this crisis. Now, whether you will sanction some money or not is for them to respond to, but we would not have reached this situation if we had stood straight, if we had not bent over backwards for Israel. We were not asking them to bend over backward for Iran. We only asked them to stand by a rules-based order. That's what all responsible, sensible countries do. That's what India has always done. Why did you not do that? Under what pressure of Sahib or Bibi or Epstein or whoever? That's what we have been pointing it out. So, rupees value 12 years before was somewhere around 59, and it has increased 58% during this period. And it has crossed 93 now. So, it has crossed 58% during the time period of 2014 and 2026. How do you assess this? Well, it's definitely crossed Mr. Modi's age. And now we are waiting for him to watch his own videos when he was making fun of Dr. Manmohan Singh. This is a Modi-made disaster. This is an MMD, Modi-made disaster. We could have insulated ourselves from this war in West Asia if we had acted the way responsible nations act. If we had criticized and condemned this illegal war on Iran by Israel and America, if we had insisted on the world coming around rules-based order, if we even now act responsibly as the chair of BRICS, but believe me, Mr. Modi does not have it in him to stand straight. He's compromised. Pawan sir, this side. Sir, in telephonic conversation with PM Modi, Iranian president has said that it did not initiate war. And he also called upon India that the BRICS chair that India is holding, it should initiate the talks to halt aggression in the Middle East. How do you look at it? Well, will he do that? A man who did not have the courage, the moral courage, just to do the right thing, just to criticize this illegal war, just to condole the killing of Ayatollah Khamenei, do you think he has it in him? If you still hope, well, I'm sorry for you. पवन सर, आपने शुरुआत में जैसे कहा कि तकरीबन 60,000 मीट्रिक टन बासमती चावल जो है वो स्टक है अभी, जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के 70% किसानों का पैसा अभी अटका हुआ है जिन्होंने एक्सपोर्ट किया। अब रिपोर्ट आनी शुरू हो गई कि उनको उनके पैसे जहां पे उन्होंने भेजा एक्सपोर्ट किया वहां से वापस नहीं मिल रहा है क्योंकि वो चावल अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो एक बड़ा संकट इस क्षेत्र के किसानों को जो बासमती चावल उपजा रहे हैं उनके सामने है। यही हम कह रहे हैं। आपने बासमती चावल की बात की जो मैंने रखी थी कि 60,000 मीट्रिक टन अटका हुआ है और वो त्राही त्राही कर रहे हैं। वो बार बार कह रहे हैं कि साहब हमें राहत दीजिए, लेकिन दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं है कि ये किसी भी सेक्टर को, आपने बासमती की बात मेरी जरूर रिपीट की है, लेकिन स्पाइसेस, केले, अंगूर, ऐसे अनेक फार्मर्स हैं जो परेशान हैं। और कुछ तो नहीं। थैंक यू।